हाय बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम। चलिए आइए देखते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। आइए देखते हैं संज्ञा किसको कहते हैं। संज्ञा, पहले संज्ञा के डिफिनीशन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के खास नाम को, इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी नाम है, दुनिया में जो भी नाम है सब संज्ञा है, सब संज्ञा है। क्लियर है? जैसे जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, भारत, अमेरिका इत्यादि। ठीक है, किसी भी नाम को जो है संज्ञा कहेंगे। दुनिया में जो भी नाम है सब क्या है? संज्ञा है। सब संज्ञा के अंदर में ही है। चलिए अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा को जान लिए, संज्ञा किसको कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, ठीक है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। 5 भेद हैं। कौन कौन है? अब एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसको देखते हैं। इससे एक नाम लेने पर पूरे जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है, ठीक है। पूरे जाति का बोध होता है, वही क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। एक नाम लेने पर पूरे जाति का अगर बोध कराएगा वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गाय, फल, फूल, नदी, etc। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। एक नाम लेने से संपूर्ण जाति का, गाय यानी संपूर्ण गाय, फल संपूर्ण फल, फूल संपूर्ण फूल, नदी यानी संपूर्ण नदी। किस नदी के बारे में बोला जा रहा है ये नहीं पता, पूरे नदी के जाति का जो है बोध करा दिया, इसीलिए क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे किसी खास नाम का, ठीक है, किसी खास नाम का बोध होता है। किसका बोध होता है? किसी खास नाम का बोध होता है। क्लियर है? किसी खास नाम का बोध होता है, वही क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन कौन है? चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि भारत, पटना,
ठीक है, गंगा etc। भारत यानी कि किसी खास नाम का पता चलता है कि खास नाम, भारत एक खास नाम है, पटना खास नाम है, गंगा खास नाम है, ठीक है। इससे खास नाम का पता चल रहा है, तो खास नाम का जब बोध होगा तो वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा को देख लेते हैं। इससे इससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म स्वभाव, गुण या स्वभाव का पता चलता है, पता चलता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, इससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या स्वभाव का पता चलता है, वही क्या होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बुढ़ापा, ठीक है। इससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या स्वभाव का पता चलता है, जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, सच्चाई etc, ठीक है। इससे क्या चल रहा है, गुण का पता चल रहा है, स्वभाव का पता चल रहा है, ठीक है। गुण यानी कि बुढ़ापा, ईमानदारी यानी कि स्वभाव, सच्चाई यानी कि स्वभाव पता चल रहा है, वही क्या होगा भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या स्वभाव का पता चलेगा, वही क्या होगा भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे, चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, चलिए आइए इसको देख लेते हैं। इससे समूह अथवा एक समुदाय का, इससे समूह अथवा समुदाय का पता चले, समुदाय का पता चलता है। जैसे समूहवाचक से किससे क्या पता चलेगा जी, तो समूह का अथवा समुदाय का पता चलेगा। जैसे कि सेना, कक्षा, गुच्छ, etc। देखिए, सेना कहने से पूरे सेना समुदाय का बोध हो रहा है, कक्षा कहने से कक्षा में जो भी विद्यार्थी हैं सबके बोध हो रहा है, गुच्छ करने से जिस चीज़ का भी गुच्छा है, जैसे अंगूर का गुच्छा है तो उसमें जितना भी है सबका बोध हो रहा है, एक समुदाय का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है समूहवाचक संज्ञा है। तो जिससे समुदाय का बोध होगा जिस नाम से, ठीक है, वह क्या होगा समूहवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा, अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जिससे किसी द्रव्य, जिससे किसी द्रव्य पदार्थ यानी कि लिक्विड, पानी जैसा तरल पदार्थ, इसको तरल ही लिखते हैं, सरल भाषा में लिख रहे हैं। जिससे किसी तरल पदार्थ का बोध होता है, वह क्या कहलाता है जी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। कौन, जिससे तरल पदार्थ का बोध होगा, जैसे कि दूध, पानी, तेल etc। यह क्या है तरल पदार्थ है, जिससे तरल पदार्थ का बोध होगा, जिसको गिन नहीं सकते हैं, वही क्या होगा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी व्याकरण में यही 5 संज्ञा है,
कौन कौन पढ़े? जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरे जाति का बोध होगा, वैसा नाम जिससे पूरे जाति का बोध होगा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि वैसा नाम जिससे खास व्यक्ति या खास जगह का नाम का बोध होगा, वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक था समूहवाचक संज्ञा, वैसा नाम जिससे पूरे समूह का, पूरे समुदाय का बोध होगा, वह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। फिर अगला था भाववाचक संज्ञा, वैसा नाम जिससे स्वभाव के या उसके आंतरिक गुण धर्म का पता चले, जिस नाम से, वह भाववाचक संज्ञा होगा। और लास्ट था द्रव्यवाचक संज्ञा, वैसा नाम जिससे तरल पदार्थ का बोध होता है, वह क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से संपूर्ण नाउन समाप्त हुआ। अब चलिए इसी लेसन में सर्वनाम को पढ़ते हैं। देखते हैं पहले सर्वनाम को कि सर्वनाम किसको कहते हैं। संज्ञा अथवा नामों के बदले जिसका प्रयोग होता है, नामों के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है, जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? संज्ञा अथवा कोई भी नाम हो, उसके बदले जो शब्द आएगा वही क्या होगा? सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम होगा। जैसे मैं, तुम, आप, हम, etc। ठीक है, जो संज्ञा के बदले में आएगा वही क्या होगा? सर्वनाम होगा। चलिए अब आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद है जी? तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। चलिए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए इसको पढ़ते हैं। पुरुष के नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग होता है, उसे क्या कहेंगे जी? उसे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? पुरुष के नाम के बदले जिसका प्रयोग होगा, जिस शब्द का प्रयोग होगा, वह क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन है आगे देखेंगे। पहले इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। जैसे है मैं,
मैं, तू, आप, यानी कि कुल मिला के आदर सूचक होगा। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वह क्या होगा? आदर सूचक होगा। ठीक है, मैं, तुम, आप आदर सूचक जो नाम रहेगा, जो नाम के बदले शब्द आएगा वही क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 प्रकार है। अब चलिए वो तीनों प्रकार जो 3 भेद है उसको पढ़ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, पहला भेद है उत्तम पुरुष। जो कहने वाला होता है, जो कहने या बोलने वाला होता है, बोलने वाला होता है, वही क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। वही उत्तम पुरुष होता है। क्लियर है? जो कहता है, जो बोलता है, जो बोलने वाला होता है, जो कहने वाला होता है, वही क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। जैसे जैसे मैं, हम लोग, मैं, हम लोग, ठीक है, etc। ये क्या है? उत्तम पुरुष है। मैं, हम लोग, ये तीनों क्या है? उत्तम पुरुष है। कारक और वचन के अनुसार उत्तम पुरुष के रूप। अब चलिए देखते हैं। कारक और वचन के अनुसार, वचन के अनुसार उत्तम पुरुष के रूप को देख लेते हैं। ठीक है, वचन के अनुसार कैसे इसका रूप जो है बदलता है देखते हैं। यहाँ पे लिख दिए, देखिए, कारक, यहाँ पे है एक वचन, यहाँ है बहुवचन। ठीक है, और एक और कॉलम बनाते हैं। कारक, एक वचन, बहुवचन। क्लियर है? इसको थोड़ा कॉलम को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कैसे कारक और वचन के अनुसार उत्तम पुरुष में परिवर्तन होता है। जैसे कर्ता, मैं, मैंने, तो बहुवचन में हो जाएगा हम लोग, हम लोग ने, हम लोग ने। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्म, कर्ता, कर्म के अनुसार मुझे, मुझको, एक वचन में हो जाएगा मुझे, मुझको। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? हम लोगों को, हमें, हमें और हम लोगों को, हम लोगों को। करण के अनुसार क्या हो जाएगा? कर्ता, कर्म, करण। करण में क्या हो जाएगा? एक वचन में मुझसे, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? हम लोग से, हम लोग
से। संप्रदान में क्या हो जाएगा? संप्रदान में हो जाएगा मुझे मेरे लिए। मुझे मेरे लिए एक वचन में हो जाएगा। तो बहुवचन में क्या होगा? हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए। ठीक है। आगे आपादान। आपादान। आपादान में हो जाएगा मुझसे। मुझसे। ठीक है। आपादान में हो जाएगा मुझसे, और एक वचन में हो जाएगा मुझसे, और बहुवचन में हो जाएगा हम लोगों से। हम लोगों से। क्लियर है? अब आगे यहाँ पे लिखते हैं, आपादान के बाद है संबंध। कारक हो गया संबंध। एक वचन में हो जाएगा मेरा। मेरा मेरी मेरा। मेरा मेरी। मेरा मेरी। ठीक है। बहुवचन में क्या हो जाएगा? हम लोगों का। हम लोगों के। हम लोगों का के। ठीक है। अधिकरण। अधिकरण। कारक हो गया अधिकरण। ठीक है। एक वचन में क्या हो जाएगा? मुझ पर या मुझ में। बहुवचन में हो जाएगा हम लोगों पर। हम लोगों पर या हम लोगों में। ठीक है। अगला दूसरा है मध्यम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होगा जी? तो सुनने वाला। सुनने वाला। जिससे कहा जाए। कहा जाए वही कौन होगा? मध्यम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष कहलाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तू, तुम। ठीक है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। कारक और वचन के अनुसार। कारक और वचन के अनुसार मध्यम पुरुष में परिवर्तन। मध्यम पुरुष में परिवर्तन। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। पहला है कारक। दूसरा एक वचन यहाँ लिख दिए, बहुवचन यहाँ लास्ट में लिख दिए। क्लियर है? चलिए अब एक एक देखते हैं। जैसे कर्ता। कारक में कर्ता हो गया, वो एक वचन में तू, तूने। तू, तूने। तो बहुवचन में हो जाएगा तुम लोगों ने। तुम लोगों ने। ठीक है। आगे देखते हैं कर्म। कर्म तो हो जाएगा तुझे, तुझको, एक वचन में। तुझे, तुझको। ठीक है। बहुवचन में क्या हो जाएगा? तुम लोगों को।
तुम लोगों को, करण, करण में हो जाएगा तुझसे, एक वचन में तुझसे, और बहुवचन में हो जाएगा तुम लोगों से, तुम लोगों से। ठीक है। संप्रदान, संप्रदान कारक हो गया, एक वचन में हो जाएगा तुझे या तेरे लिए, तेरे लिए। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, तुम्हारे, तुम लोग के लिए। ठीक है। अपादान, अपादान, अपादान कारक हो गया, एक वचन में हो गया तुझसे, और बहुवचन में हो गया तुम लोगों से, तुम लोगों से। एक वचन कहने का मतलब एक इंसान, और बहुवचन कहने का मतलब अधिक इंसान, एक से अधिक। ठीक है। अब अगला है संबंध, संबंध कर्ता हो गया, कारक हो गया, तो एक वचन में हो गया तेरा तेरी, तेरा तेरी तेरे। ठीक है। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, तुम लोगों का के की, तुम लोगों के, तुम लोगों का, तुम लोगों की। ठीक है। अधिकरण, अधिकरण कारक हो गया अधिकरण, एक वचन में हो गया तुझ पर, तुझ पर या तुझ में, तुझ में रब दिखता है। ठीक है। बहुवचन में क्या होगा, तुम लोगों पर, तुम लोगों पर या तुम लोगों में, तुम लोगों पर या तुम लोगों में। क्लियर है। यह था मध्यम पुरुष। सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, जिससे कहा जाए वही मध्यम पुरुष होता है। कारक और वचन के अनुसार मध्यम पुरुष में कैसे बदलाव होता है उसको यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अन्य पुरुष का। ठीक है। जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए, कहा जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे अन्य पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे, जैसे यह, वह, ये, ये क्या है, यह है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष भी दो प्रकार का है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ये जो अन्य पुरुष है यह दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। कौन, अन्य पुरुष कौन कौन जी। तो पहला है निश्चयवाचक, पहला है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। और दूसरा है अनिश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक। ठीक है। निश्चयवाचक कौन कौन है जी, तो यह, वह, आप। और निश्चयवाचक कौन है, कोई, किसी, कुछ। ठीक है। निश्चयवाचक से हमें निश्चित चीज का बोध होगा। यह क्या है,
मार्कर है। ठीक है, वह, जैसे यहाँ पे आ गए, वह बोर्ड है, यह मार्कर है। ठीक है, तो निश्चित चीज का बोध हुआ। ठीक है, निश्चित चीज का बोध हुआ। अब यहाँ अनिश्चयवाचक में कोई, किसी, कुछ, इससे पता नहीं चल रहा है। कोई यानी कोई पता नहीं चल रहा है, किसी यानी किसके बारे में बोला जा रहा है, कुछ यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, कुछ, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चयवाचक है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति वस्तु के, किसी व्यक्ति वस्तु के निश्चित होने का भाव, निश्चित होने का भाव पता चले, होने का भाव पता चले, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इससे व्यक्ति वस्तु के निश्चित होने का भाव का, इससे व्यक्ति वस्तु के निश्चित होने के भाव का, होने के भाव का पता चलता है। क्या चलता है, निश्चित होने के भाव का पता चलता है। जैसे, जैसे यह, वह। ठीक है, अगला है अनिश्चित, अनिश्चय। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए इसको देख लेते हैं। इससे व्यक्ति वस्तु के, इससे व्यक्ति वस्तु के, व्यक्ति वस्तु के अनिश्चित होने के भाव का पता चलता है, अनिश्चित होने का पता चलता है। ठीक है, पता चलता है। क्या चलता है जी, इससे व्यक्ति वस्तु के अनिश्चित होने का पता चलता है। जैसे कोई, कुछ, जैसे कोई, कुछ। ठीक है, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। बोल रहा है कि इससे किसी संज्ञा का संबंध जोड़ा जाता है, संज्ञा का संबंध जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे, यानी कि वैसा शब्द जिससे किसी संज्ञा का संबंध जोड़ा जाए, वह क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पांचवा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इससे स्वयं या निजी का बोध होता है, इससे स्वयं या निजी का बोध होता है। ठीक है, बोध होता है।
यानी कि वैसा शब्द जिससे स्वयं या निजी का बोध हो, वह क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं स्वयं ठीक है, मैं खुद, ठीक है, etc। लास्ट है एक, अब इसके बाद जो है सर्वनाम समाप्त हो जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि इससे प्रश्न का बोध होता है। इससे क्या चीज का बोध होगा जी? प्रश्न का बोध होता है, बोध होता है। यानी कि वैसा शब्द जिससे प्रश्न का बोध हो, ठीक है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, क्या, कहाँ, etc। ठीक है, जिससे कि प्रश्न का बोध होगा वह क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम भी समाप्त हुआ। तो यहाँ पे हम लोग सर्वनाम को पढ़ें, जो कि कितने प्रकार का था? 6 प्रकार का था। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि स्वयं 3 प्रकार का था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद हम लोग पढ़े निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छूट रहा है कोई? और एक था संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह से 6 प्रकार का हिंदी व्याकरण के अनुसार 6 प्रकार का जो है सर्वनाम था, वह पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट में आप लोग सवाल को लिखिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और खूब शेयर करिए।